आज हम धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी जो भविष्य वक्ता हैं से जानना चाहेंगे। आदरणीय, आपका स्वागत है। 2025 में भारत का भविष्य क्या है? आदरणीय वेदांती जी, समस्त आपके गुरु टीवी के दर्शकों को मेरा प्रणाम, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। प्रश्न लंबा है, इसका उत्तर भी स्वाभाविक है लंबा होगा। थोड़ा सा इसे कम शब्दों में मानने की कोशिश मैं करूंगा जी। इसमें सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि आपने भारत का भविष्य पूछा है जी। तो बिना कुंडली के किसी वस्तु का भविष्य तो बताया नहीं जा सकता जी। तो इसलिए भारत की कुंडली का ऐतिहासिक वर्णन 2 शब्दों में मैं करूंगा। जी जी। हमें स्वतंत्र भारत की कुंडली की विवेचना करने के लिए एक ऐतिहासिक घटना का स्मरण करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। उज्जैन के पंडित स्वर्गीय श्री सूर्य नारायण व्यास जी से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा पूछे जाने पर पंडित जी ने शुभ समय बताया। वह था 14-15 अगस्त 1947 की दरमियानी रात्रि 12 बजे का, देश की आजादी के लिए, आजादी की घोषणा के लिए जी, और उत्सव मनाए जाने के लिए। ये बहुत सुंदर आपने ऐतिहासिक बात बताई जो शायद किसी को नहीं मालूम। इसमें एक खासियत ये थी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से पंडित व्यास जी ने कहा कि इसमें जवाहरलाल जी की भी स्वीकृति जब तक मुझे प्राप्त नहीं होगी मैं उसको नहीं बताऊंगा। तो आदरणीय जवाहरलाल जी की भी सहमति इसमें प्रदान की गई, उनके द्वारा भी बताया गया। इस तरह से उस जमाने के, उस समय के तात्कालिक स्वतंत्रता की बड़ी विभूतियां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और जवाहरलाल जी दोनों की सहमति के उपरांत मध्य प्रदेश का गौरव है ये कि मध्य प्रदेश के ही प्रतिष्ठित ज्योतिषी ने हमारे स्वतंत्रता की कुंडली का निर्माण किया। वाह वाह, बहुत सुंदर। इस समय की कुंडली का यदि हम विवेचन करते हैं तो यह श्रवण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। शुभ पुष्य नक्षत्र का प्रथम चरण था। वृक लग्न थी, कर्क राशि थी। तात्कालिक परिस्थितियों में श्रेष्ठतम मुहूर्त था। इससे श्री जवाहरलाल नेहरू जी की भी स्वीकृति प्राप्त हो गई और यही समय भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति का निर्धारित हुआ। मतलब शुभ मुहूर्त था ये। इसी जानकारी तथा श्री सूर्य नारायण व्यास जी द्वारा बनाई गई तात्कालिक कुंडली की विवेचना करके 2025 के शुभता अशुभता जानने का हम प्रयास करते हैं। जी। सर्वप्रथम 2025 में संवत्सर का फल जान लेना आवश्यक है। जी। 2 संवत्सर 2025 में आ रहे हैं, इनमें एक एक संवत्सर का हम अलग अलग वर्णन करेंगे। जी। 9 अप्रैल 24 से 29 मार्च 25 के 7:57 रात्रि तक जी 2081 संवत्सर है, जैसा आप जानते हैं। जी। वेंकटेश्वर शताब्दी पंचांग के अनुसार इस संवत्सर का नाम कालयुक्त संवत्सर है। क्योंकि 29-3-85 तक कालयुक्त संवत्सर है, इसलिए इसका वर्णन करना भी इसमें आवश्यक है। आपका नया वर्ष जनवरी से प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल। नारद संहिता में इस कालयुक्त संवत्सर के फलादेश का वर्णन करते हुए नारद जी ने कहा है जी, अतिवृष्टि काल युक्ते वत्सरे सुखिनो जनः सततम सर्वसस्यानि संपूर्णाश्च तथा द्रुमः। अर्थात कालयुक्त संवत्सर में श्रेष्ठ वर्षा होने से प्रजा हर्षित होती है, भूमि पर सर्वत्र धन धान्य की वृद्धि होती है तथा वृक्षों पर पर्याप्त पुष्प लगते हैं। मतलब ये शुभ समय है, यह शुभ अवसर था। संवत्सर जो था इसमें ये देश से शुरुआत हुई है वर्ष की। उसके बाद 29-3-25 से 19-3-26 तक 2082 संवत्सर रहेगा। जैसा कि आपका प्रश्न है, आपन लोगों को सिर्फ 31 दिसंबर 2025 तक के ही बारे में समझना है, किंतु यह संवत्सर पूरे का वहां तक जानकारी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। इस संवत्सर का नाम वेंकटेश्वर पंचांग के अनुसार सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ नाम संवत्सर के लिए नारद संहिता में वर्णित किया गया है। सिद्धार्थ वत्सरे भूपास चान्योन्यम स्ने कांक्षिणा संपूर्ण सस्याम वसुधाम दुदुर्दुआ यथा तथा। अर्थात सिद्धार्थ संवत्सर में राजा आपसी प्रेम भाव वाले होते हैं।
पृथ्वी पर अन्न की अच्छी उपज होती है। जिस प्रकार गाय अधिक दूध देती है, उसी तरह पृथ्वी अधिक अन्न देती है। अब यदि महादशानुसार वर्तमान फल देखें तो मतलब यहाँ तक तो बड़ा शुभ समय है। यह संवत्सर के ही फल मात्र थे, किंतु महादशा जिस महादशा में हम अब वर्तमान में चल रहे हैं, उस महादशा को जान लेना आवश्यक है कि इसके फल कैसे रहेंगे। अब यदि हम महादशानुसार वर्तमान फल देखें तो 8-9-15 से 8-9-25 तक चंद्रमा की महादशा भारतवर्ष की कुंडली में चल रही है। तत्पश्चात 8-9-25 से 8-9-32 तक मंगल की महादशा रहेगी। अर्थात दोनों महादशाएं 2025 में आपको समझनी प्रभावित है, प्रभाव देंगी और अपने को समझना पड़ेगा। तो 1 जनवरी 25 से 8-9-25 तक चंद्रमा की महादशा रहेगी। इसका फल हम लोग जान लेते हैं। चंद्रमा तृतीय भाव के जो पराक्रम तथा भाई का होता है, इसमें स्वग्रही चंद्रमा विराजे हुए हैं। यह महादशा अनुकूल नहीं होगी, क्योंकि तृतीय भाव मारक भाव भी कहा जाता है। विशेषतः परस्पर भाईचारा सौहार्द के मामले में तथा वायु मार्ग से फैलने वाले रोगों की वृद्धि की संभावना भी इस बीच में रहेगी। वायु मार्ग से फैलने वाले रोगों के बारे में मैं पुनः आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि बहुत से ऐसे रोग होते हैं जो एक दूसरे के सामने श्वास के द्वारा या बहुत से वायु से फैले हुए कीटाणुओं के द्वारा जो होते हैं। तो इस तरह से रोग के फैलने की संभावना 1 जनवरी 25 से 8-9-25 तक रहेगा, क्योंकि इसमें चंद्रमा की महादशा है। चंद्रमा के साथ सूर्य शनि बैठकर इसके अशुभत्व को और बढ़ा देते हैं। मतलब ज्यादा गंदी परिस्थितियां निर्मित, ज्यादा अशुभ परिस्थितियां, गंदी तो मैं नहीं कहूंगा, पर अशुभ परिस्थितियां बन सकती हैं। यद्यपि राज्य शनि 7 जनवरी 23 से 29-3-25 तक चलित भाव चक्र में राज्य भाव में विराजे हैं, इसलिए शासन के सुप्रबंध के कारण चंद्रमा की खराब महादशा का फल 29-3-25 से 8-9-25 के बीच में ज्यादा पड़ेगा। अच्छा, बाकी सुप्रबंध से कुछ परेशानियों को दूर किया जा सकेगा, किंतु 29-3-25 के उपरांत और 8-9-25 के बीच में ये तकलीफें थोड़े ज्यादा। जनवरी से मार्च तक सरकार उस पर कंट्रोल कर सकती है, लेकिन मार्च के बाद यहाँ आगे थोड़ा ज्यादा परेशानी हो सकती है। अब हम 9-9-25 से 31 दिसंबर 25 के बीच में मंगल की महादशा से गुजरेंगे। जी, मंगल की महादशा वास्तव में 8-9-25 से 8-9-32 तक है, जो सप्तम एवं व्यय भाव के मालिक हैं और द्वितीय भाव में धन भाव में विराजे हुए हैं। जी, तथा सप्तम भाव में केतु विराजे हुए हैं। इस कारण इस बीच पारिवारिक असंतोष एवं साझेदारी में परेशानी संपूर्ण राष्ट्र में देखने को मिलेगी। ये राष्ट्रीय स्तर में भी पारिवारिक और असंतोष और साझेदारी में परेशानी आएगी, और व्यक्तिगत लोगों को भी इस विषय में परेशानी आ सकती है। गठबंधन की सरकार है तो पारिवारिक साझेदारी एक समस्या बन सकती है। सरकारों में भी, साथ में परिवार जनों के बीच में भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तथा व्यय भाव के स्वामी भी मंगल है, अस्तु राष्ट्र की आर्थिक विकास की गति भी कम हो सकती है, धन हानि भी हो सकती है, और शत्रुता वृद्धि तथा गुप्त शत्रुओं का संकट थोड़ा सा ज्यादा मंगल की महादशा। चीन पाकिस्तान बैठे हैं, अन्य कोई भी ऐसे गुप्त शत्रु जो आपको हानि पहुंचा सकते हैं, वो इस समय ज्यादा ताकतवर होकर उभरेंगे। महादशा के फल को जान लेने के उपरांत अब कुछ विशिष्ट ग्रह होते हैं। यद्यपि आपको मालूम है जैसा कि 9 ग्रह होते हैं, किंतु 9 ग्रहों में कुछ ग्रहों की चाल काफी लंबे समय तक एक राशि में स्थिर रहती है, कुछ की चाल शीघ्र परिवर्तित होती है। जो लंबे समय तक एक स्थान में रहते हैं उनका फल लंबे समय तक प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर हम कुछ विशिष्ट घटनाओं का ही उल्लेख करेंगे। सबसे पहले आजकल एक सुखानुभूति एक विषय हो गया है संपूर्ण जगत में कि आपको सुख की अनुभूति कितनी हो रही है। हमारा ज्योतिष शास्त्र जो है वो पहले से ही चतुर्थ भाव को सुख का भाव बताता आया है। अभी सुखानुभूति के लिए इंडेक्स ऑफ प्लेजर करके बनाया जाने लगा है, जो पूरे विश्व में आप लोगों ने भी सुना होगा कि वहां की जनता की सुख की अनुभूति कैसी है। तो सबसे पहले हम सुख की अनुभूति के बारे में ही बताएंगे। इस ग्रह के मालिक हैं
हमारी कुंडली में सूर्य जो सुख के स्वामी है तथा 15 जनवरी 25 से 14 मार्च 25 तक सुखानुभूति की सूर्य वृद्धि करेंगे। तत्पश्चात 14 मार्च 25 से 14 अक्टूबर 25 तक राष्ट्र के नागरिकों की सुखानुभूति की कमी रहने की संभावना है। परिस्थितियां कोई भी हो सकती हैं। तत्पश्चात 14 अक्टूबर 25 से 31 जनवरी 25 तक राष्ट्र में पुनः खुशी का वातावरण रहेगा और सुखानुभूति की वृद्धि होगी। 29 मार्च, अब दूसरे ग्रह के बारे में, शनि के बारे में अपन बात करते हैं। 29 मार्च 25 तक शनि राज्य भाव में स्वग्रही होकर के विराजे हैं। अस्तु शासक वर्ग दृढ़ता से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाकर रहेंगे एवं शासक भी मजबूत होंगे। 29/3/25 के उपरांत आय भाव में शनि विराज जाएंगे जो राष्ट्र की आय की उन्नति तो करेंगे किंतु शासकों द्वारा कुछ कड़े निर्णय करवाएंगे। यह जनता के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य में ऋणात्मक प्रभाव, मतलब जनता के हित में नहीं होंगे ये निर्णय। धन आगमन की व्यवस्था को जब बढ़ाने के लिए राजा स्वाभाविक जनता परेशान कोई निर्णय लेता है तो हमें आपको थोड़ा सा उसकी मानसिक परेशानियां होती हैं। इस तरह की ऋणात्मक भावनाएं राष्ट्र में लोगों की विकसित होंगी। यह स्थिति लगातार 31 दिसंबर 2025 तक बनी रहेगी। अब हम बृहस्पति के बारे में जानते हैं। जो बृहस्पति आय के स्वामी है, इसलिए इनके बारे में जान लेना आवश्यक है। 15 मई 2025 तक बृहस्पति के लग्न में होने के कारण राजकीय आय में वृद्धि होगी तथा धार्मिक वातावरण भी राष्ट्र में बना रहेगा। इस धार्मिक वातावरण में चूंकि लग्न वृक है जो शुक्र की लग्न है और बृहस्पति उसमें विराजे हुए हैं तो धार्मिक भावनाओं में मतभेद की भी वृद्धि होगी। स्वाभाविक है। और धर्म की वृद्धि होगी क्योंकि शुक्र दैत्य ग्रह है जैसा कि आप जानते हैं और उसमें देवग्रह बृहस्पति जी से सहमत क्यों होंगे? सहमत नहीं होंगे। इसके कारण असहमति राष्ट्र में धार्मिक आधार पर देखने को लगातार मिलती रहेगी। तत्पश्चात बृहस्पति द्वितीय भाव में आकर के अपने अष्टम भाव को देखने लगेंगे। इस बीच में जनहानि की संभावनाएं बढ़ेंगी क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु का भाव होता है और राष्ट्र के कुंडली के मृत्यु भाव में बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से मृत्यु भाव की उन्नति संभावित है जिसके कारण जनहानि की संभावनाएं इस बीच में हो सकती है। कोई युद्ध वगैरह हो सकता है, गृह युद्ध हो सकता है, गृह युद्ध हो सकते हैं, युद्ध हो सकते हैं, बीमारियां आदि हो सकती हैं। किसी भी कारण से जनहानि या प्राकृतिक कारणों से भी जनहानि की संभावनाएं बनती हैं। खासतौर से यह विवेचना मैंने नहीं किया है किंतु जब शुक्र लग्न के स्वामी होकर के त्रिक भाव में बैठेंगे। त्रिक भाव क्या है? त्रिक भाव का मतलब होता है कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें घर ये अशुभ घर माने जाते हैं। शुक्र लग्न के मालिक हैं और जब 6वें, 8वें, 12वें घर में चलित में होके पहुंचेंगे इस पीरियड में 15/5/25 तक तो वो विशेष तौर से हानि पहुंचाएंगे। अब इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना आवश्यक है कि शनि का गोचर मीन राशि में होगा और उसके पश्चात ही मेष राशि में आ जाएगा। मीन राशि तक तो शनि का गोचर कोई भी हानि नहीं करेगा किंतु मेष राशि में जब शनि का गोचर होगा तो व्यय में राज्य के स्वामी के पहुंच जाने के कारण 3 जून 2027 से 3 दिसंबर 29 के बीच में यह वर्तमान में जो सत्ताधारी लोग हैं या सत्ताधारी दल हैं इनके लिए पीड़ादायक हो सकते हैं। मतलब ये कष्ट इनके नुकसान का यह समय जो होगा, यह समय इनके कष्ट का समय होगा, नुकसान का समय होगा। 3/6/27 के बाद वर्तमान के जो सत्ताधारी लोग हैं इनको राजनैतिक नुकसान हो सकता है 3 दिसंबर 29 के बीच में। 25 से 29 के बीच में, 25 जून से 30 जून 27 से लेकर के 30 दिसंबर 29 के बीच में, मतलब जून 30 जून से, मतलब जून खत्म होते ही और दिसंबर 29 तक जो समय होगा ये सत्ताधारी दल के लोगों के लिए हानि का समय होगा। बिल्कुल, यह विशेष तौर से इसमें बता देना इसलिए भी आवश्यक था कि ये राष्ट्र की दशा तय करते हैं
सत्ताधारी लोग राष्ट्र की दशा तय करते हैं, और जब ये स्वयं संकट में होंगे तो जनता अपने आप संकट में आएगी। तो इसलिए इस तरह से मेरे से जो संभव हो सका कम शब्दों में मैंने आपके प्रश्न का जवाब देने का प्रयास किया। समस्त दर्शकों को मेरा पुनः प्रणाम, धन्यवाद। इस तरह का स्नेह बना रहे आप लोगों का। इसमें हम यही आपको बताना चाहते थे, हमारा प्रयास था कि 2025 का आप लोगों के लिए क्या प्रभाव होगा। तो आपने जैसे देखा, जनता के ऊपर ऋणात्मक परिस्थितियां बनेगी, और सत्ता वाले जब स्वाभाविक है कोई वसूली करेंगे या अपनी आय बढ़ाएंगे तो आपके ऊपर वो होगा। समय समय पर आगे भी हम इस बात को और स्पष्ट करेंगे, इसे हम बहुत संक्षिप्त में हमने वो किया है। लेकिन एक निवेदन जरूर है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। हम क्या आपको दिखाना चाह रहे हैं, क्या आपके पास भेज रहे हैं, इसको देखें तो जरूर। जब आप देखेंगे तब हम इसको आगे और विस्तार से बढ़ाते रहेंगे। आप सभी को धन्यवाद, प्रणाम।